धन्यवाद। उपस्थित महानुभावगण, नेपाल सद्भावना पार्टी का इतिहास पिछले 28 वर्षों या उससे पहले भी परिषद का इतिहास रहा है। लगभग 3 दशक की यात्रा करने के बाद नेपाल में हुए संपूर्ण परिवर्तनों में नेपाल सद्भावना पार्टी का योगदान रहा है। नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन, गणतांत्रिक आंदोलन या फिर उसके बाद हुए विभिन्न मधेश आंदोलन में भी नेपाल सद्भावना पार्टी ने अग्रणी भूमिका निर्वाह किया है। और इसमें इस आंदोलन के क्रम में सैकड़ों लोगों ने शहादत दिया। नेपाल के वर्तमान परिवर्तन में हजारों लोगों का योगदान रहा, जिसमें नेपाल सद्भावना पार्टी का अपना ऐतिहासिक योगदान रहा है। इस महत्वपूर्ण संघर्ष के कड़ी में अपने आहुति देने वाले, हमारे विभिन्न समय के आंदोलन में आहुति देकर हमारे आंदोलन को सफल और देश को एक नई दिशा देने वाले शहीदों के सम्मान में 1 मिनट मौन धारण करने का कार्यक्रम रखा गया है। चाहे वह मधेश आंदोलन हो या फिर नेपाल का लोकतांत्रिक आंदोलन या फिर गणतांत्रिक आंदोलन, सभी आंदोलनों में शहीद होने वाले संपूर्ण शहीदों के प्रति 1 मिनट मौन धारण करने के लिए खड़े होकर मौन धारण करने के लिए मैं आप सबों से हार्दिक अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। महामहिम साथीगण, इसी क्रम में आसन ग्रहण के ही क्रम में पार्टी के संस्थापक, जिस समय स्थापना हुई थी आज से 28 वर्ष पहले, उस समय से के बीच जिस समय संस्थापकों में से एक हमारे बीच में उपस्थित है श्री विश्वनाथ प्रसाद शाह जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। इसी तरह पत्रकारों के छाता संगठन रिपोर्टर्स क्लब के अध्यक्ष श्री ऋषि धमला जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। पत्रकार सुकेश्वर पाठक जी से भी अनुरोध है कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। अब अतिथि गणों को बैग प्रदान करने का कार्यक्रम है और इसी क्रम में हमारे बीच मधेसी जन अधिकार फोरम गणतांत्रिक के अध्यक्ष श्री राजकिशोर यादव जी अभी अभी पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। साथ ही हमारे मित्रों को, उर्मिला पांडे जी सहित के मित्रों को बैच वितरण कर देने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। अब बैच वितरण का क्रम जारी ही है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं और इसी बीच नेपाली कांग्रेस के नेता एवं नेपाल सरकार के उद्योग मंत्री श्री रविन्द्र राज जोशी जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, साथ ही उन्हें मंच पर आकर आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। श्री रविन्द्र राज जोशी जी, नेपाल सरकार के उद्योग मंत्री।
अब हमारे सांस्कृतिक टीम के साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे उपस्थित संपूर्ण महानुभावों को स्वागत करने के लिए स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगे। श्री प्रदीप जी के नेतृत्व वाले सांस्कृतिक समूह के साथियों से अनुरोध है कि वे आकर स्वागत नृत्य रखेंगे। वे उनकी तैयारी शायद चल रही है। संगीत शुरू करने टेक्निकल साथियों से अनुरोध है कि संगीत शुरू करें ऊपर से। धन्यवाद स्वागत नृत्य के लिए। इसी क्रम में संघीय समाजवादी फोरम के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी हमारे बीच अभी अभी पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि और उनका स्वागत करता हूं, मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। इसी क्रम में
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त के अध्यक्ष श्री गणेश शाह जी पधारे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। इसी क्रम में उपस्थित अतिथिगणों को नेपाल सद्भावना पार्टी की ओर से भेंट के रूप में एक मजलिस की निशानी गमछा को प्रस्तुत कर देने के लिए मैं अपने साथियों से अनुरोध करता हूं। अब इस कार्यक्रम के बाद मैं उपस्थित संपूर्ण महानुभावों को पार्टी की ओर से स्वागत कर देने के लिए पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री राम नारायण सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर उपस्थित संपूर्ण महानुभावों का स्वागत करें। अध्यक्ष महोदय, उपस्थित माननीय गृह मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, विभिन्न पार्टी से प्रतिनिधित्व करके आए हुए पार्टी के अध्यक्ष जी एवं पार्टी के प्रतिनिधिगण, विभिन्न नेपाल में रहे विभिन्न कूटनीतिक निकाय के महामहिम राजदूत महोदय गण एवं निकाय के प्रतिनिधिगण, सरकारी वरिष्ठ पदाधिकारी गण, पार्टी के पदाधिकारी गण एवं उपस्थित पत्रकार मीडिया के प्रतिनिधिगण, पार्टी के संपूर्ण केंद्रीय पदाधिकारीगण एवं महासमिति के सदस्यगण, महिला सज्जन वृंद, आपकी उपस्थिति गरिमामय है। आपकी गरिमामय उपस्थिति से
पार्टी में प्रसन्नता है। हम आभारी हैं और हम आप सबको पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हम आभारी हैं। साथियों, आज गजेंद्र नारायण सिंह के क्या कहते हैं, गजेंद्र नारायण जन्म जयंती, गजेंद्र जयंती एवं पार्टी के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर और आज देश की जो परिस्थिति है उस संदर्भ में केंद्रीय महासमिति की बैठक बुलाई गई है। इस समारोह में आपके उपस्थिति को धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज देश की परिस्थिति विशेष अवस्था से गुजर रहा है। देश संकट से गुजर रहा है। आज गजेंद्र बाबू के जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति उनके विचार से होता है। मैं जानता हूं, मैं उनके साथ काम किया था मैंने, और जब पार्टी प्रतिबंधित था उस समय ये 28 वर्ष से पहले सद्भावना परिषद था, संचालन हो रहा था, और जब पार्टी खुला हुआ तो उसे सद्भावना पार्टी में परिणत किया गया और देश में विभेद का अंत, समानता का अधिकार मिले, इसका आंदोलन गजेंद्र बाबू ने चलाया और आज जन जन में ये आवाज गूंज रहा है चौतरफी। साथियों, मैं ये स्वागत के क्रम में एक बात कर रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं समानता का अधिकार देने से, सबको शासन में सहभागी बनाने से देश टूट जाएगा, विखंडन हो जाएगा। आश्चर्य की बात है। दुनिया में सबको पता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, कि जहां समानता है, जहां के नागरिक सम्मानित है, जहां के नागरिक को बराबरी का हक है, वो उसे अपना देश समझता है और उस देश में फलने फूलने का अधिकार है, तो वो उस देश में समर्पित होकर राष्ट्रीयता को बलवान बनाता है। जहां भेद है हमेशा उथल पथल होता रहता है। साथियों, मुझे स्मरण आया एक बात कहने का। क्या कहूं? हम आर्य हैं, मैं आर्य हूं। आर्य सबसे बलवान, आर्य सबसे बुद्धिमान, आर्य सब शासन करने की क्षमता रखता है, इसलिए मुझे शासन करना चाहिए। ये बात हिटलर ने कभी कहा, बंदूक उठाकर पड़काया, युद्ध किया, नरसंहार हुआ, सारा युद्ध के अंत में हिटलर का पराजय नहीं, सिर्फ हिटलर की हार नहीं हुई, हिटलर का पतन हुआ। और आज हिटलर का नाम, ठीक है, हिटलर के नाम से लोग नफरत करते हैं। साथियों, मैं एक बात और कहूं, मुझे तो छुटकरी में बोलना है, फिर भी कहा गया कुछ बात। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आज के नेतागण में, कुछ नेतागण में निर्णय करने की शक्ति आवे, उनमें विवेक आवे और आज वो देश में पड़ी हुई समस्याओं का निकास दे उचित, अन्यथा ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें दिखाई पड़ती है। यहाँ आज से 250 वर्ष पहले पृथ्वी नारायण शाह का उदय वो गोरखा में हुआ था। ये जिस सीमा का नेपाल है वहाँ कोई एवेन्यूज खबर को साथमा New look 24 hours wet set hair styling gel. अम्बेसमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। 1 2 3 चाउचाउ तथा स्न्याक्सहरू रेडी हुनुहुन्छ त खानलाई? 1 2 3 दिव्य LED बल्ब्स, उज्यालोमा दम,
अब 2 वर्ष वारेन्टीका साथमा इमामी फेयर एन्ड ह्यान्डसम फेयरनेस क्रिम फर मेन। आम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। तेल होइन, यो हो सेसा हेयर ऑयल इन लोसन, नयाँ जमानाको हेयर केयर, कपाललाई राख्छ एकदम चम्किलो। अङ्गलम वाटर ट्याङ्क फुट्दैन अङ्गलम वाटर ट्याङ्क। उपकार स्टीम जीरा मसिनो चामल, a quality product of Shiva Shikhar Krishi Sahkari Sanstha Limited. Mama Care Almond Splash Non-Stick Hair Oil. सुटको लागि Relax. श्रेष्ठ टेलरिङ। मजबुत निर्माण प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता। निर्माण विज्ञ परामर्श, विज्ञहरूबाट प्राविधिक सल्लाह तपाईकै निर्माण स्थलमा। यो निशुल्क सेवा लिन निशुल्क कल गर्नुहोस्। शिवम सिमेन्ट। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। एभिन्यूज एट खबरमा स्वागत छ। म गौतम रेग्मी। सुरुमा मूल खबर। मधेस केन्द्रित दलद्वारा निर्वाचन विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। मतदानको 4 दिन अघिदेखि अनिश्चितकालीन आम हडताल। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र। आज 75वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिँदै। नेपाल र चीन बीच पहिलो पटक आजदेखि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै। प्रति आतंकवाद सम्बन्धी सीप र सैनिक कारबाहीको अनुभव आदान प्रदान गरिने। उत्तर कोरियाको पछिल्लो क्षेप्यास्त्र परीक्षण असफल। परीक्षणका क्रममा क्षेप्यास्त्र तत्कालै पड्किएको दक्षिण कोरियाको दाबी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटनह्यामद्वारा बर्नमाउथ र म्यान्चेस्टर सिटीद्वारा साउथह्याम्पटन पराजित। लालिगामा रियल मड्रिड र बार्सिलोनाको जित। दर्शकवृन्द, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा छौँ। यसबीचमा मूल खबर जोड्यौँ। अब फेरि पनि लागौँ प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत राष्ट्रिय सभागृहतर्फ। में आपको ये नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में बहिष्कार हुआ, निष्क्रिय बहिष्कार। जनता ने वोट दिया, आम जनता ने वोट दिया, लेकिन उससे निर्वाचित राष्ट्रीय पंचायत जो संसद था खारिज होना पड़ा, खारिज हुआ। इसलिए उस चुनाव का खुद अपने से इन्हें शिक्षा लेनी चाहिए। मैं अब इस बात को समाप्त करता हूँ। आपने अब तक जो 2 मिनट सुन दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अभी बहुत सा कार्यक्रम के बीच में मुझे बोलना पड़ा, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राम नारायण सिंह जी। अब मैं अपना उद्घाटन, इस कार्यक्रम के उद्घाटन मंतव्य रख देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार झारी से अनुरोध करता हूं कि वे आकर मंच पर आकर अपना उद्घाटन मंतव्य रखें। शहीदों का सम्मान और मधेश आंदोलन का संबोधन, राजनीतिक स्थायित्व के लिए संविधान में व्यापक संशोधन। इस नारा के साथ नेपाल सद्भावना पार्टी का 28वां स्थापना दिवस, गजेंद्र बाबू का जन्म जयंती और पार्टी महासमिति की आज के इस बैठक के उद्घाटन सत्र के मंच पर उपस्थित नेपाल सद्भावना पार्टी संघीय कार्य समिति के सदस्यगण, पदाधिकारी साथीगण, भारत तथा बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों से इस कार्यक्रम में सहभागी होकर शुभकामना देने आए महामहिम राजदूत एवं उनके प्रतिनिधिगण, नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिगण, माननीय मंत्रीगण, सांसद एवं नेता साथीगण, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी निकायों के पदाधिकारी, महासमिति के
सदस्यगण, नेपाली सेना के प्रधान सेनापति जी, देश एवं मधेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण, पत्रकार बंधु, भद्र महिला और सज्जनवृंद, नेपाल की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी एवं देश की राजधानी भगवान महादेव पशुपतिनाथ की भूमि एवं ऋषि मुनियों की तपोभूमि के साथ ही लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक आंदोलन में शहादत देकर अमरत्व प्राप्त करने वाले वीर शहीदों की भूमि में आयोजित नेपाल सद्भावना पार्टी का 28वां स्थापना दिवस, नेपाल सद्भावना पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष एवं मधेशी आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह जी का 89वां जन्म जयंती एवं पार्टी के महासमिति बैठक के उद्घाटन समारोह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। नेपाल के प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक आंदोलनों, मधेश आंदोलन, नेपाल में पहचान, अधिकार एवं समतामूलक समाज निर्माण और स्मिता की लड़ाई में जिन्होंने खुद को मिटा दिया, उन सभी जाने अनजाने भू संतति को, शहीदों को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। उन्हीं शहीदों की बलिदानी जज्बा के कारण मधेश आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय आयाम प्राप्त हुआ है। जो लोग आंदोलन के दरमियान घायल हुए, अपाहिज हुए, उन सबों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। इतिहास उनके योगदान और बलिदान को सदैव आदर तथा सम्मान करेगा। आज का यह कार्यक्रम उन सभी शहीद, घायलों तथा योद्धाओं का सम्मान करने का दिन है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबों का सानिध्य नेपाल हमारे हौसले को बढ़ा रहा है। हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर आप सभी यहाँ पधारे हैं, अतः मैं अपनी ओर से और नेपाल सद्भावना पार्टी की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आदरणीय जन समुदाय, विक्रम संवत 2046 में स्थापित नेपाल सद्भावना परिषद, नेपाल सद्भावना पार्टी के 27 वर्षों के आरोह एवं अवरोहपूर्ण यात्रा करते हुए इस कार्यक्रम में आप पहुंचने तक किए गए सभी प्रकार के अग्रगामी कार्यों का नेपाल सद्भावना पार्टी स्वामित्व और दायित्व ग्रहण करती है। पार्टी के महासमिति का बैठक एवं 28वां स्थापना दिवस का इस कार्यक्रम का शहीदों का सम्मान और मधेश आंदोलन का संबोधन, राजनीतिक स्थायित्व के लिए संविधान में व्यापक संशोधन मूल नारा के साथ प्रारंभ हो रहा है। पार्टी के इस महान ऐतिहासिक अवसर पर नेपाल सद्भावना परिषद और फिर उसके रूपांतरण के बाद विक्रम संवत 2047 वैशाख 3 गते तदनुसार ईस्वी सन 16 अप्रैल 1990 में बनी नेपाल सद्भावना पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, मातृभूमि के वीर सपूत गजेंद्र नारायण सिंह, बाबा रामजन्म तिवारी, रामचंद्र मिश्र, श्यामलाल मिश्र, श्रीमती आनंदी देवी सिंह, संत प्रसाद चौधरी सहित के इस अभियान के अभियंताओं का ससम्मान स्मरण करना चाहता हूं एवं उन नेताओं के द्वारा भेदभाव, शोषण एवं दमन के विरुद्ध पहचान, प्रतिनिधित्व, पहुंच तथा प्रांत अर्थात संघीयता की स्थापना के लिए मार्ग निर्देशित यह पार्टी सदैव अहिंसक, शांतिपूर्ण एवं सत्याग्रही आंदोलन के माध्यम से आत्मसात करती रहेगी। नेपाल सद्भावना पार्टी महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण अहिंसक आदर्श को आत्मसात करते हुए मार्टिन लूथर किंग, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एवं नेल्सन मंडेला के संघर्ष के इतिहास से शिक्षा लेते हुए देश से सभी प्रकार के विभेद को समाप्त करने के प्रति कृत संकल्पित है। विदेश जनक, माता सीता, महात्मा बुद्ध, राजा विराट, यज्ञवल्क्य, स्वर्णिम सिमरौनगढ़, सलहेश, कोच गणराज्य, दंगी शरण, कांकरे बिहार का अनुकरणीय विरासत, वैभव, सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक उत्तराधिकार को निरंतरता देने के लिए नेपाल सद्भावना पार्टी प्रतिबद्ध है। देश में जारी मधेश आंदोलन, थरवट आंदोलन एवं अन्य सभी पहचान धर्मी आंदोलनों तथा समग्र में समतावादी लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना के लिए किए गए विभिन्न आंदोलन में अमरत्व प्राप्त किए शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि एवं घायलों के प्रति सम्मान तथा सहानुभूति प्रकट करता हूं। 27 वर्ष पहले नेपाल की राजनीति में एक अलग धार का संघीय लोकतांत्रिक समतावादी विकल्प देने के लिए नेपाल सद्भावना पार्टी की नींव रखी गई थी। यह उस जमाने की बात है जब दलीय लोकतंत्र के नाम पर खास समुदाय के लोग और खास वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने की साजिश की जा रही थी। उसके विरुद्ध एक हस्तक्षेप नेपाल सद्भावना पार्टी के रूप में किया गया।
यह पार्टी शुरू से ही शांतिपूर्ण बदलाव के प्रति प्रतिबद्ध है। नेपाल के भीतर दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग सहित के मधेसी, थारू एवं राणा थारू सहित के मधेश के आदिवासी जनजाति, संथाल सहित के मधेसी पहचान, धर्मी की सम्मान, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए संघर्षरत है। नेपाल सद्भावना पार्टी अपने आप में उस आंदोलन की एक पर्याय बन गई है। यह आंदोलन किसी के रुकने वाला नहीं है। यह आंदोलन क्यों हुआ है, यह महत्वपूर्ण है। नेपाल सद्भावना पार्टी अहरनिश आंदोलनरत संगठन है, क्योंकि हमारी लड़ाई लंबी है। देश को मधेश और पार्टी को मधेश और देश में जारी विभेद विरुद्ध के आंदोलन का निरंतर जारी रखकर समतावादी शक्ति का निर्माण का दायित्व पूरा करना है। मित्रों, आज संवैधानिक रूप में देश में संघीयता प्राप्त हो चुका है, लेकिन यह अधूरा, अपांग, विभेदकारी है, जिसे आम लोग संतुष्ट नहीं है। एक पक्षीय रूप में घोषित नेपाल का संविधान 2072 से आम मधेश के नागरिक अपनी असंतुष्टि इस संविधान के प्रारंभिक मसौदा सार्वजनिक होने से अब तक निरंतर के आंदोलन के माध्यम से जाहिर करती रही है। संविधान के रचनाकार पक्ष यह भ्रम फैला रहे हैं कि 2072 की संविधान विश्व की सबसे उत्कृष्ट संविधान है, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष में ही इसके विरुद्ध का जन आंदोलन तथा राज्य के द्वारा दर्जनों आंदोलनकारियों को भून डालना ही नहीं, बल्कि इसके जारी होने के साथ ही संविधान संशोधन के लिए बाध्य होना इस संविधान को धज्जी उड़ाने के लिए काफी है। इससे पता चलता है मधेश की जनता तो धोखे में है ही नहीं, संविधान के रचनाकार लोग धोखे में हैं। सरकारी बहकावे में मधेश की जनता नहीं है, वह सभी आंदोलन में लगे हैं। हमारी पार्टी आंदोलन में है, बाकी शक्तियां भी आंदोलन में है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ सरकार को कहना चाहता हूं कि युवकों का, छात्रों का, किसानों का, उद्यमियों का, सर्वसाधारण जनता का यह आंदोलन है। यह सरकार असत्य और हिंसा पर खड़ी सरकार है, सत्य और अहिंसा पर नहीं। इसके हाथ में एक ही ताकत है, जनता को दबाने की बंदूक। इसीलिए कहना पड़ता है, सरकार तुम्हारी कुर्सियों के नीचे आग सुलग रही है। पिछले 2 वर्षों में बनी सभी 3 सरकारें मधेश में एक हाथ में बंदूक और दूसरी हाथ में, एक ने मसौदा संविधान, दूसरी ने जारी संविधान और यह तीसरी सरकार बैलेट लेकर के जा रही। संघीयता, समावेशिता, पहचान, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, राज्य में निर्णायक पहुंच, हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा और मातृभाषाओं का सम्मान तथा संरक्षण, यहाँ के भूमिपुत्रों के, संततियों के संस्कृति का संरक्षण तथा संवर्धन, स्वायत्तता, यह सब जमाने की पुकार है। आंदोलन भले ही नेपाल के दक्षिणी भूगोल में हो रही हो, लेकिन विभेद विरुद्ध के इस संघर्ष को पहाड़ और हिमाल के आदिवासी जनजातियों, दलितों, महिलाओं और खस समुदाय के निष्पक्ष और न्याय चाहने वाले एक बड़े तबके के लोगों का साथ और सहयोग है। इसके साथ ही पूरी दुनिया इस संघर्ष पर नजर रखी हुई है। इसीलिए सरकारी छल कपट, प्रपंच और प्रोपगंडा के बावजूद इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस आंदोलन को हमें निर्णायक बनाना है। इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हम लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित हैं। समतामूलक समाज निर्माण के लिए मधेश के भीतर किए जाने वाले किसी भी तरह के प्रयत्न का हम स्वागत करते हैं और उसके साथ ऐक्यबद्धता का अभिलाषा भी रखते हैं। विविध उतार चढ़ाव, दलीय और व्यक्तिगत अपमान और असहिष्णुता के बावजूद भी मधेश सहित के शोषित, पीड़ित और उपेक्षितों के आकांक्षा और चाहना को संविधान में लिपिबद्ध करवाने के महान उद्देश्य के परिपूर्ति हमारे लिए सर्वोपरि है। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के अन्य घटक दलों के साथ हाथ मिलाकर मोर्चाबद्ध होकर संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होना पार्टी की इसी सोच की परिणति है। एक कहावत है, जब तक शोषित इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, शोषित जनता अब न सहेगी, अपना हक लेकर रहेगी। अब जनता मानने वाली नहीं है। बच्चों समुदाय के लोगों का नियत और नीति दोनों खराब है। लोकतंत्र के भीतर मिलने वाले हक को भी ये लोग देना नहीं चाहते हैं। आपके अच्छे इरादों के प्रति दुष्प्रचार करते हैं। सरकार का तमाम प्रयत्नों के बावजूद आंदोलन चल रही है। आने वाले दिनों में और सशक्त आंदोलन होगी। सरकार जितनी आंदोलन को दबाना चाहेगी, ठकाना चाहेगी, बदनाम और गुमराह कराना चाहेगी, वार्ता का नाटक करेगी, उतना ही यह आंदोलन मजबूती और गति
प्राप्त करेगी। आज जो आंदोलन का स्वरूप है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है और यह इतिहास नेपाल सद्भावना पार्टी के बिना अधूरी है। इस पार्टी के संस्थापक नेता गजेंद्र नारायण सिंह जी जो अनुष्ठान शुरू किया था, आज उसी की परिणति है कि मधेसी सहित के पिछड़े जनता की मुक्ति की खातिर अनेक मंच और पात्र उभर कर आए हैं। गजेंद्र बाबू की दूरदृष्टि और साहसिक निर्णय के कारण शासक वर्गों के तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी यह पार्टी अनवरत बढ़ती रही है और आज इस मुकाम पर है। आज के इस अवसर पर गजेंद्र बाबू के प्रबल धैर्य, कठोर संयम और उच्च मनोबल को हम पुनः पुनः सादर स्मरण करना चाहते हैं। संघर्षशील साथियों, हमारे नेता गजेंद्र बाबू कहा करते थे, एकता में ही बल है, इसे समझें, इससे आपका पथ प्रशस्त होगा, पार्टी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अवश्य सफलता मिलेगी। अतः आप सबों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मधेश मुक्ति की लड़ाई को सफल बनाने के लिए पार्टी की आंतरिक जीवन को लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाया जाए। पुराने साथियों के बीच अत्यधिक आत्मीयता विस्तार हो, साथ ही नवागंतुक साथियों को भी पूरी आदर और सम्मान के साथ जोड़ा जाए। यही हमारे संगठन का मूल मंत्र होगा। युवाओं की बहुसंख्यकता हमारी पार्टी की विशेषता रही है। आने वाले दिनों में संघर्ष और संगठन विस्तार हमारी प्राथमिकता होगी। आज के दिन में नेपाल सद्भावना पार्टी को खेत खलिहान और घर दरवाजों तक पहुंचाने का संकल्प करें, इसी में सभी का भविष्य है। गणतंत्रवादी साथियों, विगत में विभेद के विरुद्ध पहचान, सामाजिक न्याय एवं समानता के पक्ष में किए गए निरंतर के मधेश आंदोलन, दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग सहित के मधेसी, थारू एवं राणा थारू सहित के मधेश के आदिवासी जनजाति और संथाल सहित के मधेसी पहचान धर्मी आंदोलन सहित के आंदोलनकारी पक्षों के साथ राज्य ने समझौता किया। समझौता को करने के बावजूद इस सभी प्रकार के आंदोलनों का मुद्दा संबोधन नहीं कर उनके मुद्दों को समाप्त करने की दुर्नियत के साथ विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचकर उन समुदायों के प्राप्त उपलब्धियों और हो सकने वाली अधिकार प्राप्ति के संभावनाओं को समाप्त करने का षड्यंत्र किया, जो वर्तमान में भी जारी है। सदियों से हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, जातीय, सामुदायिक तथा क्षेत्रीय विभेद एवं शोषण को समूल अंत कर लोकतांत्रिक, संघीय, गणतंत्रात्मक, समतामूलक समाज की स्थापना करना नेपाल सद्भावना पार्टी का मूल लक्ष्य रहा है। विभेद विरुद्ध के आंदोलनकारियों की मांग और समग्र देशवासियों की भावना के साथ ही उसका वैज्ञानिक और तार्किक आधार तय कर समग्र जन इच्छा तथा चाहना की परिपूर्ति करने तथा देश में पहचान युक्त संघीय गणतंत्र सहित के समावेशी और लोकतंत्र के संस्थागत विकास हेतु जन दबाव सृजना करते हुए लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण पद्धति के संघर्ष के माध्यम से उद्देश्य पूर्ति होने के तथ्य के प्रति पार्टी विश्वस्त है। नेपाल सद्भावना पार्टी ने अपनी स्थापना काल से ही सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा लैंगिक सहिष्णुता एवं सद्भाव के साथ ही शांतिपूर्ण अग्रगामी संघर्ष के रास्ते को अवलंबन करते हुए देश के सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय की पार्टी के रूप में जिम्मेवार भूमिका निर्वाह करने का प्रयास किया है। पार्टी शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों तथा अधिकार से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध तो है ही, इसके साथ ही दूसरे के अधिकार का हनन न हो, इसके प्रति सदैव सजग और सचेत है। मधेश में पिछले समय उत्पन्न किया गया घृणा, नफरत तथा कटुता एवं उसके बीच की दूरी को कम कर सद्भाव एवं भ्रातृत्व बढ़ाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से प्रयास किया है। वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्था से देश को निकास देने के लिए बृहद राजनीतिक सोच, अटल इच्छा शक्ति तथा दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण राजनीतिक दल तथा राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है, जो शक्ति नेपाल सद्भावना पार्टी के युवा तथा जुझारू नेताओं में परिपूर्ण है। व्यापक संगठन विस्तार, राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट धार तथा सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकारते हुए मधेश में रहने वाले दलित, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग सहित के मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, तराई में रहने वाले पहाड़ी समुदाय के लोग, पहाड़ के दलित एवं पिछड़े क्षेत्र के लोग, पहाड़ के आदिवासी जनजाति की समस्याओं को एक ही मंच से उठाने वाली पार्टी के रूप में नेपाल सद्भावना पार्टी अपनी पहचान बनाने में सफल हुई है। पार्टी की यह कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसके माध्यम से पार्टी आप सबों के बीच पहुंचकर आपके माध्यम से अपनी भिन्न पहचान तथा राजनीतिक दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाना चाहती है। जन अपेक्षा की कसौटी पर कमजोर होती जा रही राजनीतिक दलों एवं नेताओं के बीच से जनता की पूर्ण भरोसा दिलाने में सक्षम पार्टी के रूप में जनमानस को विश्वास दिलाने की महान लक्ष्य के साथ नेपाल सद्भावना पार्टी आगे बढ़ रही है। आज के इस महान जिम्मेवारी को पूरा करना ही संपूर्ण देश तथा मधेश के लिए सबसे बड़ी आहुति होगी, जो आप संपूर्ण जन समुदाय के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता है। अतः हम जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, क्षेत्र तथा व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर
पार्टी के झंडे तले एकताबद्ध हो नए युग की शुरुआत करें। यही हम सभी को मंजिल तक पहुंचाने में मार्ग निर्देश करेगा। इस उद्घाटन सत्र में आपकी स्वतः स्फूर्त उपस्थिति तथा जन सहभागिता हमारी सफलता, सबलता एवं संबलता का संकेत है। स्वर्णिम भविष्य आपकी प्रतीक्षा में है। मधेसी राजनीति की सर्वाधिक पुरानी शक्ति एवं लोकतंत्रवादी दल होने के कारण हमारे कंधों पर दो विशेष जिम्मेदारी है, एक लोकतंत्र एवं दूसरा मधेशवाद अर्थात विभेद विरुद्ध समतावादी संघर्ष अर्थात फरकधार की राजनीति। मधेश में बहुत सारी संगठन है, लेकिन हमें पूरी सजगता निगरानी करते रहना है कि हमारी आदि संकल्प में कोई विचलन न आए। जब तक मधेसी सहित देश में शोषितों, पीड़ितों और विभेद के शिकार लोगों को सम्मान और न्यायोचित हक नहीं मिल जाता, नेपाल सद्भावना पार्टी शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष करती रहेगी। नेपाल का संविधान 2072 को मधेसी सहित देश के सभी शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और अधिकार से वंचितों का भी संविधान बनाना होगा। यही बात 2047 साल में भी कही गई थी। आज वक्त आगे बढ़ गया है। लोकतंत्र और मधेशवाद अब गणतंत्र और संघीयता के रूप में हमारे बीच में है। गणतंत्र नेपाल में सभी जनता समान है। संघीयता का खाका पहचान के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है, अर्थात पहचान सहित की संघीयता और संघीयता सहित का संविधान। इसके बिना किसी से कोई समझौता नहीं। अविराम संघर्ष जारी रहेगा और यह संघर्ष सड़क से संसद तक और मधेश से विदेश तक जारी रहेगा। अंत में हमारे प्रति शुभेच्छा रखने वाले आप सभी मित्रों के प्रति पार्टी और अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों की उपस्थिति और सानिध्य हमारे हौसले को और बलवती बना रही है। पार्टी की 28वां स्थापना दिवस, गजेंद्र जयंती तथा महासमिति बैठक के इस उद्घाटन सत्र में आपकी उपस्थिति हमारे उत्साह तथा साहस को बढ़ाया है एवं इसके लिए मैं अपनी तथा पार्टी की ओर से आप सभी उपस्थित महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप अपने व्यस्त समय के बावजूद इतने छोटे समय में साधन स्रोत और सुविधा विहीनता की स्थिति में भी सभी प्रकार की तैयारी को पूरा करके पार्टी के इस महाकुंभ में पधारे। इसके लिए आप सबों को कोटिशः नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहभागी देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख एवं प्रतिनिधिगण, मित्र देशों के माननीय सांसद एवं राजनीतिक मित्रगण, काठमांडू स्थित विभिन्न देशों के राजदूतावास के राजदूत एवं उनके प्रतिनिधिगण, पत्रकार, विभिन्न पेशाकर्मी, इस कार्यक्रम के तैयारी कार्य में सहभागी और सहयोग करने वाले सभी नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में भौतिक रूप से उपस्थित न होकर भी महाधिवेशन की सफलता के लिए कामना करने वाले सभी महानुभावों को धन्यवाद एवं उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी मंतव्य को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय मातृभूमि। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार झा जी। इसी क्रम में हमारे कुछ अतिथिगण आए हैं और उन लोगों का आसन ग्रहण करना अनिवार्य है। और हमारे मित्र राष्ट्र भारत के नेशनल कांग्रेस के नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता श्री रशीद आलवी जी अभी पधारे हैं। मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। श्री रशीद आलवी जी। इसी क्रम में भारत के राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री एसके सिंह जी से भी अनुरोध है कि वे आसन ग्रहण करें। इसी क्रम में नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री गोपाल मान सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय गोपाल मान श्रेष्ठ जी से अनुरोध है कि वे आसन ग्रहण करें। इसी क्रम में नेपाल सरकार के विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री श्री प्रेम बहादुर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। इसी बीच में नेपाली सेना के प्रधान सेनापति श्री राजेंद्र छेत्री जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वे आग्रह। इसी क्रम में भारत के कार्यवाहक राजदूत श्री विनय कुमार जी अभी पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आसन ग्रहण करें। इसी क्रम में स्वराज अभियान के संयोजक श्री गोविंद चौधरी जी से भी अनुरोध है कि वे आसन ग्रहण करें। अब शुभकामना मंतव्य के क्रम में
मैं सबसे पहले एकीकृत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राष्ट्रवादी के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र लोनी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना शुभकामना मंतव्य रखने के लिए आवे। श्री प्रकाश चंद्र लोनी जी। नेपाल सद्भावना पार्टी का अध्यक्ष मेरा मित्र अनिल जी, यहाँ ड्यासमा बस्नुभएका विशिष्ट महानुभावहरू र उपस्थित सबै मित्रहरू, आज यो पार्टीको 28औं स्थापना दिवस गणेन्द्र जयन्ती तथा पार्टी महासमिति बैठकको यो अवसरमा मलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेर केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुको यो कार्यक्रम सफल होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। गजेन्द्रजीलाई मैले धेरै वर्षदेखि चिनेको मान्छे, उहाँसित मैले धेरै काम गरेँ। सरल हुनुहुन्थ्यो तर आँट र हिम्मतको धनी मान्छे हुनुहुन्थ्यो गजेन्द्र नारायणजी। र उहाँले नेपालमा रहेका विभिन्न खालका विभेदहरू, यो राष्ट्र एक भएर जाने हो भने, यो राष्ट्रमा एकताबद्ध भएर नेपाल जाने हो भने यो देशमा रहेका विभेदहरू हटाउनुपर्छ। चाहे ती विभेद पहाडमा हुन्, चाहे ती विभेद मधेसमा हुन्, तर त्यसलाई हटाउनुपर्छ। अवसरको समानता नेपाली जनतालाई हुनुपर्छ। राज्य संरचनामा समानुपातिक उपस्थिति प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र सबै नेपालीहरूबीच एकै अर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कार र सहकार्य गर्ने संस्कार विकसित गरेर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण र धारणा राख्ने व्यक्तिको रूपमा मैले उहाँलाई चिनेको हुँ। यो मानेमा नेपालको एकता, नेपाल र नेपालीहरूको बीचको एकता को जग बलियो पार्नुपर्छ भन्ने एउटा राष्ट्रिय नेतृत्वको रूपमा मैले गजेन्द्र नारायणजीलाई चिनेको। आज त्यही दर्शन, त्यही दृष्टिकोण लिएर नेपाल सद्भावना पार्टीले 28औं वर्ष बिताइसकेको छ र उहाँले दिनुभएका ती मूल्य मान्यताहरू यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गराएर लैजाने, सबै नेपालीहरूबीच एकता गराउने, चाहे ती हिमालमा बस्ने शेर्पा हुन्, चाहे ती पहाडमा बस्ने जनजाति हुन्, अथवा मधेसमा बस्ने यादव हुन्, अथवा पासवान हुन्, अथवा जोसुकै, सबैको बीचमा एकता गरेर हामी सबभन्दा पहिले, हामी पहाडी होइनौँ, हिमाली होइनौँ, मधेसी होइनौँ, सबभन्दा पहिले हामी नेपाली हो भन्ने भावना यो राष्ट्रमा आउनुपर्छ भन्ने गजेन्द्रजीको जुन अभिव्यक्ति, गजेन्द्रजीको जुन चिन्तन हो, म त्यसलाई त्यो आज पनि आज हाम्रो देशमा त्यत्तिकै आवश्यक छ। मित्रहरू, यी मान्यताहरू आज पनि त्यत्तिकै आवश्यक छन्। यसैलाई अगाडि लैजानुपर्ने चुनौतीहरू आज पनि त्यत्तिकै हाम्रो अगाडि छन् र हामीलाई थाहा छ आज देशमा चुनौतीहरू छन्। हामी स्थानीय चुनावको कुरा गर्दैछौँ, हुन सकिरहेको छैन, चित्त बुझेको छैन कतिपय साथीहरूलाई। त यो कुरामा नेपाल सरकारले, सम्बन्धित सबै पक्षले राष्ट्रको हितलाई, राष्ट्रको एकतालाई मध्यनजर गरेर गजेन्द्र नारायणजीले जुन किसिमका दृष्टिकोणहरू राख्नु भएको थियो त्यसलाई आत्मसात गरेर आवश्यक लचकता देखाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ। मित्रहरू,
समस्या भयो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। समस्या भनेको सम्भावना पनि हो। समस्या आउँछ भन्दाखेरि त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने क्रममा नयाँ नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ। हामीले नयाँ नयाँ दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। तर लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ के भने यो मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मको हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो पहिचान, नेपालीको पहिचान कायम राख्छौँ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चिन्तन मैले गजेन्द्र नारायणजीसितको मेरो लामो समयमा, लामो उहाँसितको सहकार्यमा, लामो मित्रतामा मैले पाएको कुराहरू हेरेँ। यही कुरालाई लिएर सद्भावना पार्टी अगाडि बढोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथसाथै एक दुईवटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु यहाँ अहिलेका देशको बारेमा। अहिले चुनाव हुन गइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। तर मलाई आश्चर्य के लागेको छ भने आज यस्तो चुनाव हुन गइरहेको छ जहाँ थुप्रै पार्टीहरू, संसदभित्र रहेका दलहरूले चुनाव चिन्ह पाउने, संसद बाहिर रहेका दलहरू, 100औं दलहरूले चुनाव चिन्ह नपाउने, उनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र भएर लड्नुपर्ने यो नौलो प्रजातन्त्र यहाँ अहिले आइरहेको छ नेपालमा। यो कुरो हुनु भएन। आज टुर्नीखेलमा कतिपय 60-70 दलका साथीहरू आज प्रजातन्त्रमा चिन्ह लिएर चुनाव लड्न पाउने हाम्रो अधिकार हामीलाई चाहियो भनेर आज अनसन गरिरहनु भएको छ। तर नेपाल सरकारका मन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले पनि विचार गर्नु पर्यो र प्रजातन्त्रमा चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने अधिकार संसदभित्र भएका दलहरूको मात्रै होइन, बाहिर जसको पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर आवश्यक परिवर्तनहरू गर्नु पर्यो भन्ने कुरा म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हाम्रो दल नयाँ छ अहिले, एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादी भनेर। निर्वाचन आयोगमा जाँदाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई चिन्ह दिनुपर्ने हो, तर कानुनले नै, अब नेपाल सरकारले बनाइदिएको कानुन, संसदले बनाएको कानुन, नेपाल सरकारले पेश गरेको कानुन, त्यसले चिन्ह दिन मिल्दैन। मेरो अनुरोध छ सबै पक्षलाई कि यस्ता अनिमेल कुराहरू करेक्सन गरौँ, नमिलेका कुराहरू करेक्सन गरौँ, मनमा नमिलेका, मनमा चित्त नबुझेका कुराहरूको बारेमा बसेर छलफल गरौँ र यो सुन्दर राष्ट्र नेपाललाई अगाडि बढाउँ। आखिर 5000 वर्षको सभ्यता भएको देश हो हाम्रो। 5000 वर्षको हिन्दू सभ्यता, बुद्ध सभ्यता, यतिको सभ्य राष्ट्र भन्छु म संसारमा कहीँ छैन। यो मानेन। यत्रो सभ्यताका विरासत बोकेर आएका हामीले यो आजको चुनौतीको समयमा एकताबद्ध भएर आफ्नो पहिचान कायम राखेर अगाडि बढ्न सकौँ। यो काममा सद्भावना पार्टी अगाडि बढोस्, यही कामना गर्दै तपाईँहरूको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोनी जी। अब शुभकामना मंतव्य के क्रम में ही संघीय समाजवादी फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी से अनुरोध है कि वे आकर अपना मंतव्य रखें। धन्यवाद। नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष अनिल जी, मंच पर आसीन विभिन्न पार्टी के नेतागण, उपस्थितगण, अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित पत्रकार मित्रगण और आदरणीय जन समुदाय प्रतिनिधिगण, सारे तो आप सबों को मैं ये सद्भावना पार्टी के सभी सदस्यों को, नेताओं को और मित्रों को मैं 28 वर्ष की इस वर्षगांठ के अवसर पर आप सबों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपका
यह महासमिति बैठक सफल रहे और मधेश मुक्ति का आंदोलन आगे बढ़े। नेपाल में आज तक 7 संविधान जारी हुआ है। एक तो राणा प्रधानमंत्री पद्म शमशेर ने बनवाया था, दूसरा 7 साल में कांग्रेस और राजा ने मिलकर बनवाया, फिर वो भी कुछ दिन चली। 15 साल में तीसरी संविधान बनी, वो भी 1-2 साल चली। फिर राजा की निरंकुश शासन को वैधानिकता देने के लिए नेपाल में 2019 में संविधान बनी, 47 में बनी, 63 में बनी और ये 7वां संविधान। 7 संविधान बनने के बावजूद भी नेपाल में मधेसी है, और मधेसी है तो उनका भी पहचान होगा ना, उनका भाषा होगा ना, उनका वेशभूषा होगा ना, और वो भी तो किसी भूमि पे ही रहता होगा ना देश में। ये इन लोगों को मालूम नहीं हुई। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कांग्रेस के मित्र लोग हैं, ये लोग तो नहीं थे, इन सभापति जी नेपाली कांग्रेस के शेरबहादुर जी थे और प्रधानमंत्री प्रचंड जी लगाए बहुत सारे मोर्चा के नेता लोग, पार्टी नेता लोग थे। तो मैंने एक सवाल उठाया था, मुझे बार बार याद आता है वो, कि मैंने कहा था कि मैं और शेरबहादुर जी, प्रचंड जी, आप लोग जो है एक ही देश के एक ही नागरिक है ना, कि अलग अलग हैं? तो बोले नहीं। फिर मैंने दोहराया, क्या हम लोग एक ही देश के एक ही नागरिक हैं या फर्क हैं? फिर बोलते नहीं। तीसरी बार मैंने दोहराया तो ऐसे सर हिलाते हैं। मैंने कहा कैसे? आपका एक ही नागरिक अगर हैं तो आपका भाषा इस देश का राष्ट्रभाषा होता है, सरकारी कामकाजी भाषा होता है, और हमारे भाषा जो है वो विदेशी भाषा होता है। तो एक ही नागरिक कैसे हुए? फिर मैंने कहा, आप जो पहनते हैं, हमारे मंत्री जी पहने हुए थे, चले गए, जो आप जो पहनेंगे वो राष्ट्रीय पोशाक होगा, और हम जो पहनते हैं वो विदेशी पोशाक होगा। तो हम लोग एक नागरिक कैसे हो बराबर का? बताएं। वहां कांग्रेस कमिश्नर को मैंने पूछा, बताएं आप लोग कैसे होता? अगर बराबर नागरिक आदमी नेपाली नागरिक, उसकी भाषा विदेशी हो, उसकी पोशाक विदेशी हो, उसकी संस्कृति विदेशी हो, तो वो देश के नागरिक कैसे होगा? यह गंभीर प्रश्न है। जो भी भारत में, आप भारत के हमारे मित्र हैं, क्या पंजाबियों को आप लोग विदेशी कहते हैं? यूपी वाले को, बिहारी वाले विदेशी कहते हैं? फिर गढ़वाल वाले तो दूसरी तरह के पहनते हैं ना, उनकी भाषा भी थोड़ी फर्क है। आप जाएंगे उधर तमिलनाडु में तो उनकी भाषाएं पहनना थोड़ा फर्क है। तो उनमें तो कोई किसी का कोई विदेशी नहीं कहते। जो भाषाएं, जो संस्कृतियां हैं, वो सब वहां की है। हमारे यहाँ भी ऐसी है, हमारी अलग पहचान, अलग संस्कृति है, और कई संस्कृतियों का, भाषाओं का, वेशभूषाओं का, विविधताओं का यह देश है। लेकिन हमारे जो शासक वर्ग के कुछ नेता वर्ग हैं, वो कहते हैं मैं नेपाली हूं, बाकी सब विदेशी है। फिर इनको कभी काल यह देर भी नहीं लगती है कहने के लिए कि ये तो सब 60 लाख, किसी एक किताब में नेता करते थे, भाई 60 लाख उधर से आकर घुस गए हैं, 60 लाख उधर से घुस गए। मैं पूछता हूं, कभी काल प्रश्न लगता है पूछने के लिए, इस गौतम बुद्ध कौन थे? एक बार इंडिया में किसी अखबार ने लिख दिया कि गौतम बुद्ध जो जन्मा हुआ था वो उधर था, बॉर्डर के उस पार का जगह दिखाई जाती है, हंगामा मचा। तो मैंने पूछा
कि गौतम बुद्ध अगर नेपाल के थे तो उनके संतान भारतीय कैसे हो गए, उनके यहाँ जनता रहने वाले भारतीय कैसे हो गए। तो जनक कहाँ के थे? जनक तो जनकपुर के थे ना। सीता जनक यहाँ की विभूति है, लेकिन उनके जो संतान रहे हैं वो आज विदेशी हैं। इस तरह की राष्ट्रवाद का परिभाषा अगर आप करेंगे और यही व्यवहार रहेगा तो राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला आप होंगे, मधेसी नहीं आप होंगे। और आपने वो रास्ता अपनाया। हमने कहा कि बस अब ये रास्ता बंद करो, बहुत हो गया है। और मधेसियों की, आदिवासी जनजातियों की विभिन्न समुदाय हैं, मुस्लिम है, थारू है, पहाड़ में भी किराती है, मंगोल है। उन सबों की एकता, सबों की विविधता जो है, उनकी सांस्कृतिक विविधताएं, उनकी बीच की एकता ही इस मुल्क की एकता है। और उनकी बीच की प्रेम पूर्ण भावनाएं, एकता की भावना ही देश की राष्ट्रीय शक्ति है। इसे खंडित करने का काम मत करो। अब इसके लिए जो संविधान लाया गया है उसमें एक भाषा, अपना भाषा राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय भाषा, और दूसरी भाषा वहां की भाषा विदेशी ठहराया। ऐसा होता भी है। यहीं पर एक बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री, भाषा बड़ी विचित्र होती है, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए थे वहां। उन्होंने शुरुआत में कुछ पंक्तियां नेपाली में बोले और बाद में हिंदी में बोले। वो चले गए, मैं पीछे पीछे निकल रहा था तो हमारे पत्रकार जी सब, ऋषि जी थे यहाँ, पत्रकार, आपके पत्रकार लोग हमें घेर लिया और कहने लगा, भाई मोदी जी तो नेपाली में बोला, आपको कैसा लगा? एक तरह का घोषपेश की बात हो सकती थी। मैंने कहा मोदी जी ने नेपाली में कहा बोला? नहीं, मोदी जी तो नेपाली में नहीं बोला। उन्होंने कहा, फिर कहा नहीं, शुरू में तो नेपाली में बोला था ना। मैंने कहा नहीं, वो भाषा भारत की मान्य भाषा है और भारत की संविधान की अनुसूची की भाषा उन्होंने बोला है। फिर सब भागने लगे। जिसे आप नेपाली भाषा कहते हैं वह भारत की मान्य भाषा है, तो फिर आप भाषा से कहां पहुंचे? भाषाओं का बाउंड्री नहीं होता है। भाषा दुनिया को जोड़ती है। और उन्होंने कहा कि भाई समान भाषिक अधिकार दो, हमारी भाषाओं को भी मान्यता दो, फिर हमारी भेष, हमारी पहचान की मान्यता दो, और देश के शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी होनी चाहिए जनसंख्या को आधार मान करके। आज भी अगर आप ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे तो तराई की आधी से अधिक आबादी का मधेसियों का प्रतिनिधित्व 2.5%, 2.5% केवल प्रतिनिधि आधी आबादी का है। और 2-3 कास्ट ग्रुप का देखेंगे तो 64% पॉपुलेशन तो एक ही कास्ट ग्रुप का है। तो क्या है कि प्रतिनिधित्व की बात, भाषा की बात, और नागरिकता की बात तो करनी ही नहीं पड़ेगी। नागरिकता को तो एक मधेसियों का को सताने का, उसे उत्पीड़न करने का एक बहुत बड़ा अस्त्र इन्होंने नागरिकता का लाया। जो समुदाय के लोग यहाँ बड़ी नेपालियों की बड़ी विचित्र परिभाषाएं हैं। यह जो काठमांडू वैली है ना, इसे बसाने वाला, बनाने वाला मधेसी ही था। नेपाल के इतिहास अगर प्रारंभ होती है तो मधेश से होती है। वो मिथिला का इतिहास, वो कोचिला का इतिहास, वो विराट का, वो जो है कोलिया का इतिहास, जिस वक्त वहां एक सभ्यता और संस्कृति उत्कर्ष पे पहुंची हुई थी, उस वक्त न नेपाली शब्द था, न नेपाल नाम का कोई जगह था। उस वक्त मधेसी था। उसको आप विदेशी कह रहे हैं।
बड़ी अजीब की परिभाषा है नेपाली का यहाँ, इसलिए यह सब खत्म हो। सबसे पहली चीज है यह जो मानसिकता है, इस मानसिकता को हमने कहा कि यह एक तरह का नस्लवादी मानसिकता है। आज हमारा लड़ाई नस्लवादी मानसिकता के विरुद्ध की लड़ाई भी मधेश आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र है कि हमारी भाषा बड़ी, हमारी भाषा देश की तुम्हारी विदेश की, हमारी संस्कृति नेपाली तुम्हारी विदेशी, यह सोच और चिंतन को उखाड़ फेंकने का समय आया है। यह गलत सोच और चिंतन ही रहा है। और दूसरी तरफ जब हमारी विभिन्न यहां विचित्र की बात है, समझौताएं होती है, कार्यान्वयन नहीं होता है। 2-4 दिन पहले की बात थी, प्रधानमंत्री जी से बातें हुई संविधान संशोधन की, तो उन्होंने एक कागज दिखाया, ये संशोधन करने जा रहे हैं, उसमें हमने 2-4 करेक्शन कर दिया, ये करो, जिसमें बहुभाषिक नीति की बात थी, नागरिकता के विभेद को अंत करने की बात थी, राज्य पुनर्संरचना को करेक्ट करने की बात थी, और ये स्थानीय निकाय जो होता है, गांव पालिका, नगर पालिका, ये सब प्रादेशिक मामलों का विषय है, इसे प्रदेश मामलों में देने की बात थी। और उन्होंने कहा, और जो है संघीय संरचना की बात थी, प्रादेशिक संरचना की बात थी, उन्होंने कहा हम करेंगे, सहमति हुई। फिर लिख करके जो दिखाया वो दूसरा था, और जो संसद में प्रस्तुत किया है वो तीसरा है। ऐसा इस देश का प्रधानमंत्री है, राज्य व्यवस्था है, बातें करेगा, समझौता करेगा कुछ और, दस्तावेज दिखाएगा कुछ और जब दर्ता करने के लिए जाएगा तो कुछ और कर देगा। तब हम लोगों ने इसे अस्वीकार किया। यह इतना खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों ने कहा है कि अब बस करो, बहुत अत्याचार शोषण दमन कर लिए, अब बंद करो। और इस संविधान जिसे हमने स्वीकारा नहीं है, हमारा कोई इसे बनाने के लिए भागीदारी नहीं है, यह विभेदकारी नस्लवादी चिंतन में आधारित संविधान है। इसे जो है सुधारने की 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि इसे संशोधन किया जाए, संशोधन करके सुधारा जाए, यह सबसे आसान रास्ता है। अगर संशोधन करके नहीं सुधारेंगे तो 47 के संविधान के तहत खुद कंधे पे ढोके इस संविधान को आरे घाट ले जाएंगे और जनता जनविद्रोह करेगी, अगला संविधान लिखेगी, ये निश्चित है। इसलिए क्या करना है, सुधारना है कि नहीं? अगर है तो करो, देर मत करो, अब बहुत देर हो गया। और नहीं करना है तो फिर जनता इंतजार नहीं करेगी। और चुनाव की बात, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई क्या होगा चुनाव का। ये स्थानीय निकाय तह जो बनाया है, यह गंभीर त्रुटिपूर्ण है। पहले यह अधूरा है, और आपने संविधान खुद बनाते हैं, हमारे 3 पार्टी के नेतागण ज्यादा चतुर हैं, वो लोग खुद संविधान बनाते हैं, खुद उल्लंघन करते हैं। जैसे उन्होंने संविधान बनाया कि स्थानीय निकाय बननाले गांव पालिका, नगर पालिका, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र कह के, और इस तरह स्थानीय तह का चुनाव करवा रहे हैं, गांव पालिका, नगर पालिका। तो मैं पूछा जो ये विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र और स्वायत्त क्षेत्र किधर चला गया जी? उसका चुनाव कब उन्होंने तो नहीं करवा रहा, किधर चला गया? तो ये तो संविधान में ऐसे ही लिख दिए। भाई ऐसा भी मजाक होता है? दूसरी चीज अधूरा ही है। दूसरी चीज है कि संघीय गणतंत्र नेपाल है ना, संसार में और भी संघीय मुल्क है, नेपाल पहला तो नहीं है। पूरी दुनिया में अधिकांश संघीय मुल्कों में जो स्थानीय निकाय होता है, होता है, लोकल बॉडी होता है, वह प्रदेश के मातहत होता है, प्रांत के मातहत होता है दुनिया में। लेकिन नेपाल के बड़े अच्छे विद्वान लोग हैं, ये सारा केंद्रीकृत किए हुए हैं।
और चुनाव की बात होती है तो हमारे राजदूत कार्यवाहक राजदूत जी होंगे शायद, अभी राजदूत साहब चले गए हैं उधर, विनय जी। भारत में गांव नगर का चुनाव दिल्ली सरकार करवाती है कि वहां का प्रांतीय चुनाव आयोग कराते हैं, और यहां का ये केंद्र सरकार गांव नगर का चुनाव कराएगी संघीय प्रणाली में। तो ये संघीय प्रणाली नहीं है, ये एकात्मक और केंद्रीकृत और नियंत्रित प्रणाली है, जो हमें स्वीकार नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जरा सोचिए कि पंचायत काल थी, निरंकुश काल था राजतंत्र का। निरंकुश राजशाही में भी गांव पंचायत का चुनाव करवाने के लिए सेना का प्रयोग नहीं होता था। जो निरंकुश पंचायत और तानाशाही व्यवस्था में भी गांव का चुनाव करवाने के लिए पुलिस ही काफी था। और आज गणतंत्र नेपाल में गांव का चुनाव आर्मी परिचालन करके करवाने का निर्णय किया है। जो लोकतंत्र में यह आर्मी का चुनाव में प्रयोग करना ही गलत है। जरा कल्पना कीजिए, भारत में चुनाव हो हमारे पड़ोसी देश में, वहां का वायु सेना, वायु या सेना इधर से आवे, जल सेना इधर से आवे, थल सेना इधर से आवे, कहे चुनाव करो, वोट गिराओ, तो क्या हालत होगा। और हमारे यहाँ आर्मी लगा के चुनाव करवाएंगे। ये गणतंत्र में जो राजतंत्र में भी नहीं देखने को मिला। ये किस लिए? केवल मधेसियों के लिए। मधेसी को देख करके, भाई मधेसी से क्या आपत्ति हो गई आपको? क्या कर दिया उसने जिसको तुम आर्मी से लगवा रहे हो चुनाव करवाने के लिए? विगत के संसद के चुनाव में तो देखे ही थे, इनका आदत बिगड़ गई है। तो दूसरी चीज है राज्य पुनर्संरचना की बातें। मधेश आंदोलन में इन्हीं हालातों के साथ नेपाल सरकार ने समझौता किया था, स्वायत्त मधेश प्रदेश होगा। और अंतरिम संविधान में संशोधन करके संविधान सभा ने लिखा स्वायत्त मधेश प्रदेश होगा और प्रदेश स्वायत्त प्रदेश होंगे। और मैं पूछता हूं सरकारी लोगों से, सरकार से भी, कि वो हमारा स्वायत्त प्रदेश किधर है? हमारा स्वायत्त मधेश प्रदेश कहां पर है जो समझौता राज्य ने किया था? तो ये क्या करते हैं, वो तो समझौता हुआ गया। जब राज्य ही समझौता करके विश्वासघात करे, धोखा दे और गद्दारी करे तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम जनता देगा जवाब, जनता जवाब देती है। इसलिए यह धोखाधड़ी हुआ है और मधेश को टुकड़े टुकड़े करके मधेश में ही मधेशियों को विस्थापित करने का साजिश हुआ है। इसलिए ये धंधा सब बंद करें। पहाड़ में जनजातियां हैं। मैं हिमालय में गया था, सोलुखुंबो में, मुझे लगा कि हम ही लोगों को ठग रहा है यहाँ का सरकार। जब मैं सोलुखुंबो गया तो वहां का शेरपा लोग कह रहा था, देखिए ना हमको भी नेपाली नहीं मानता है, कहता है भोटिया है और नागरिकता भी नहीं देता है। भाई हिमालय में भी ठगते हो, हम मधेश में भी ठगते हो, देश के जनता को भी ठगते हो, तो कैसे नेपाल बनेगा? मैंने कर्णाली के लोगों को पूछा, वहां के खस लोगों को, वो लोग कहता है देखिए ना हमारे खस के नाम से तो वो लोग खा रहे हैं, लेकिन हम ही लोग यहाँ जो है, जो हमारी पहचान भी नहीं है, वो भी यही रहा है। इसमें क्या है कि एक तरफ जो विभेदकारी राजनीति है, ये संविधान है, संरचना है, जिसे भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भूगोल के आधार पर जो विभेद, असमानताएं, शोषण, उत्पीड़न है, इसे खत्म करना चाहिए। दूसरी तरफ अभी राज्य की व्यवस्था, अभी तो भाई सब चीज भागवंडा में चल रहा है। ये चुनाव भी गड़बड़ हो गया है भागवंडा में। सरकार क्या कर रही है, 3 दल की, 1 दल की सरकार बनेगी तो स्थानीय चुनाव करवाएगा, समझौता है इन लोगों का। भागवंडा में दूसरा पार्टी का सरकार आएगा तो वो संसद का चुनाव करवाएगा, वो भागवंडा है। तीसरा पार्टी का सरकार आएगा तो वो प्रदेश का चुनाव करवाएगा, ये भागवंडा है। ये 3 दलों की जमींदारी तो नहीं है देश, जो भागवंडा करके बांट के करो। इतना ही नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भागवंडा में है। स्वतंत्र न्यायालय के बिना लोकतंत्र का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। और यहां न्यायाधीशों को नियुक्ति पार्टी कार्यकर्ता भागवंडा के आधार पर होता है। हमारे ही साथ पिछले संसद में एक सांसद थे जो आज सर्वोच्च की न्यायाधीश है किसी पार्टी का, तो ये भागवंडा वहां है। और नियुक्तियों में भागवंडा, खरीद फरोख्त
आपने देखा होगा पुलिस आईजीपी में भी भागवंडा, और जो पुलिस जैसे सुरक्षा निकायों में भी भागवंडा। तो ये भागवंडा और भ्रष्टाचार और यह विभेद, भ्रष्टाचार और विभेद दोनों को, असमानताएं और उत्पीड़नों को खत्म करने के लिए और संघर्ष करने की जरूरत है। और आज ही यहां आते वक्त हम लोगों ने फिर से राष्ट्रीय जन आंदोलन यानी मधेश विद्रोह का फिर से आह्वान किया गया है और आज ही कार्यक्रम सार्वजनिक किया गया मोर्चा के द्वारा, गठबंधन के द्वारा, और उसे सफल बनाएं, उस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, इसमें आपको सफलता मिले। अनिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पार्टी बहुत आगे बढ़े, हो सके सबसे आगे बढ़े आप। हम यही शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मधेश। धन्यवाद माननीय उपेंद्र यादव जी, जो हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम को सफलता की शुभकामना अपनी विचार को रखे। आसन ग्रहण के क्रम में नेपाल पिछड़ा वर्ग महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम प्रमोद महतो जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूं। मित्रगण, नेपाल सद्भावना पार्टी की इस उद्घाटन समारोह में अपनी शुभकामना मंतव्य रख देने के लिए मैं तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय नेता श्री हृदय त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन मित्रगण, देश विदेश से आए अतिथि साथीगण, कूटनीतिक नियोग के प्रतिनिधि साथीगण, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि साथीगण और सबसे महत्वपूर्ण आज के महासमिति बैठक में आए हुए प्रतिनिधि साथीगण, सबसे पहले मैं अपने ओर से पार्टी की ओर से महासमिति बैठक का सफलता का कामना करना चाहता हूं और स्वर्गीय गजेंद्र बाबू के प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, शुभकामना की बात है। अभी एक चर्चा में है कि यदि मधेश में या तराई में पूर्व पश्चिम का प्रदेश बन गया तो टुकड़ जाएगा, वो विखंडन की ओर चला जाएगा। ये आम तौर से यही कहा जा रहा है, यही तर्क दिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब तक मलेरिया का उन्मूलन नहीं हुआ था और जंगल की कटाई नहीं हुई थी तो तराई मधेश का सीमा का रक्षा वहां के मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातियों ने किया था। मलेरिया के डर के मारे जो नहीं गया था वहां उस सीमा का रक्षा क्या करेगा। तो देश की अखंडता या भौगोलिक अखंडता की रक्षा स्वयं मधेसियों ने उस समय किया था जब दूसरे समुदाय के लोग मधेश में जाड़ा में जाते थे मलेरिया के डर के मारे और ठंडक में ही चले आते थे। बाकी समय में मधेसियों ने उसका रक्षा किया था और वो सरहद का रक्षा आज भी वही करना है। तो ये तर्क, यदि 2 नंबर प्रदेश जो पूर्व पश्चिम बना है, पूर्व पश्चिम बनते ही सिर्फ तराई का प्रदेश बनेगा तो ये देश टुकड़ जाएगा, तो क्या वो देश टुकड़ाने के लिए 2 नंबर प्रदेश बनाया गया है या उसका भरोसा ही तोड़ दिया गया कि चलो भाई भले टुकड़ जाए कोई बात नहीं है। एक चीज में मुझे यह करना है कि आज के प्रसंग में कम से कम साथी जो विशेष करके संहिता के पक्षधर, क्योंकि ये पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी ही इसका शुरुआत किया है मधेश आंदोलन के आधुनिक काल में जो है। इसके पहले तराई कांग्रेस था, सब कुछ था। हम लोग सभी लोगों का जीवन इसी से शुरू हुआ है। राजनीतिक रूप से पार्टी ने अगुवाई किया, सांगठनिक रूप से दिल का टुकड़ा बिखर गया, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, इतना ही है। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि एक ही उद्देश्य के साथ यदि हम लड़ रहे हैं तो एक जगह अब आवें, एक पार्टी बनावें। अब हो गया खिलवाड़,
और जितना मनोरंजन करना था कर लिया गया जो है। अब वो मनोरंजन का जगह नहीं, अब हम खतरे में हैं। अब मधेश जो है जोखिम में है, उस जोखिम से बचाना है तो सबको एक जगह आने का दूसरा विकल्प नहीं है। इस पर आप लोग जोड़ दें, ये मेरा दूसरा आग्रह है। दूसरा एक बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है राष्ट्रवाद, और नेपाल का राष्ट्रवाद एक नस्ली राष्ट्रवाद है। अब कोई भी नस्ली राष्ट्रवाद मजबूत